यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंशियल पोस्ट, दुनिया का सबसे पावरफुल ऑफिस। बस कुछ ही घंटों के अंदर अभी हमें पता लग जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस कौन होने जा रहा है यूएसए का अगला राष्ट्रपति। बड़ी ही कांटे की टक्कर है, बस कुछ ही घंटों में ये फाइनल हो जाएगा। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला दिया है मदरसों के रिगार्डिंग। दरअसल में यूपी का एक लॉ था, पहले हाई कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये मुद्दा भी है, इसको भी हम आज के सेशन में समझेंगे। साथ ही साथ इजराइल में क्या चल रहा है उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हिंदू टेंपल कनाडा के अंदर है उसके ऊपर जो अटैक हुआ है उसको स्ट्रांगली कंडेम किया है। तो डेफिनेटली इंटरनेशनल रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से ये न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। दोस्तों डेट है आज की 6 नवंबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि यूएसए का प्रेसिडेंट कौन बनेगा एंड उसके भारत के ऊपर इंपैक्ट क्या होगा। कि मान लो ट्रंप बनेंगे या कमला हैरिस बनेंगी, राइट। उससे इंडिया के लिए किसको बेनिफिट ज्यादा होने वाला है, डेफिनेटली आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। जिस पर्टिकुलर कमेंट के लाइक सबसे कम होंगे हमारी टीम उसे पिन भी कर देगी। स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। पहला जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है आयरन बीम के रिगार्डिंग। दोस्तों आप लोगों ने ना आयरन डोम के बारे में सुना होगा, याद है। दरअसल में जब बात होती है ना आयरन डोम की, हमें इसराइल पे पहुंचना है, ठीक है। इसराइल के पास ना आयरन डोम है। अब आयरन डोम टेक्नोलॉजी अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग है। होता क्या है कि मान लो किसी एनिमी ने यहाँ पे रॉकेट फायर किया, ठीक है। इस तरह से इसका रॉकेट यहाँ से फायर हुआ। अब जो इसराइल के पास रडार सिस्टम है ना, वो इस रॉकेट को यहाँ से डिटेक्ट करेगा एंड उसको ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आयरन डोम के पास यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम होता है जो कहीं ना कहीं इंपैक्ट पॉइंट को एस्टिमेट करता है। फिर ये जो इस तरह से मिसाइल जारी थी ना, इसके अगेंस्ट यहाँ पर इसराइल इधर से लॉन्चर जो है वो यहाँ पे मिसाइल यहाँ पे इधर लॉन्च कर देगा। इस तरह से यहाँ पे एक मिसाइल को एक्सप्लोड हो जाएगी, समझ रहे हो, डिस्ट्रॉय कर दिया गया उस तरह से। तो एक तरह से ना यहाँ पर एक डिफेंस मिल गया इसराइल के पास। तो यानी कि बाहर से कोई भी अटैक करने की कोशिश करेगा उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। ये है आयरन डोम डिफेंस सिस्टम, ठीक है। आयरन डोम का तो हमें पता भी था, पर यहां मैं बात कर रहा हूं किस चीज की, आयरन बीम की। अब ये क्या मुद्दा है, दरअसल में आयरन बीम क्या है, ये एक लेजर सिस्टम है। जैसे मैंने आपको बताया कि डेफिनेटली जैसे बहुत सारे अलग अलग अटैक्स हो सकते हैं ड्रोन्स के माध्यम से, कुछ और शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल्स के माध्यम से इसराइल के ऊपर हो सकता है अटैक हो। तो यहाँ पर ना इसराइल ने उसी चीज से बचने के लिए यहाँ पर एक डील साइन करी है 2 बिलियन, जो वहां के इसराइल के जो शेकल्स हैं, जो उनका मॉनिटरी यूनिट है, ताकि आयरन बीम लेजर बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम वो यहाँ पे अक्वायर कर पाए एंड उसके माध्यम से कोई भी ड्रोन हो गया, कोई भी शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल हो गया, उसको यहाँ पर ये न्यूट्रलाइज कर पाए। तो अलग अलग जैसे गाजा हो गया, लेबनान हो गया, यहाँ से अलग अलग एरियल थ्रेट्स उनके ऊपर आ ही रहे थे। तो उसके अगेंस्ट काम करने के लिए उन्होंने ये आयरन बीम यहाँ पे अकॉर्डिंगली एक डील उसके रिगार्डिंग यहाँ पे साइन करी है। प्लस एट द सेम टाइम आप नोटिस कर पाओगे इस आयरन बीम से बहुत बेहतर होगा, क्योंकि इससे कॉस्ट भी उनकी बचेगी, प्लस एट द सेम टाइम प्रोटेक्शन इंक्रीज हो जाएगा, राइट। पर काफी सारे इश्यूज भी ऐसे बताए जा रहे हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा आयरन बीम डिफेंस सिस्टम के रिगार्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल इतनी ज्यादा एक्यूरेसी होना थोड़ा सा कंसर्न रहता है कि क्या प्रॉपरली एक्यूरेट है या नहीं है। प्लस एट द सेम टाइम थोड़ी भी गड़बड़ होगी तब दिक्कत आ सकती है। प्लस आप ये चीज समझो कि यहाँ पर आयरन बीम को कनेक्ट किया जाएगा आयरन डोम के साथ, है ना। तो किस तरह से वो हो पाता है, क्या कुछ लॉजिस्टिक चैलेंजेस आते हैं। प्लस एट द सेम टाइम कल को कुछ बारिश का मौसम है, कुछ फॉग है, क्लाउड है, उससे कहीं ना कहीं लेजर की इफेक्टिवनेस के ऊपर इंपैक्ट ना आ जाए। तो ये कुछ कंसर्न्स एक्सपर्ट्स के बताए जा रहे हैं आयरन बीम के रिगार्डिंग। तो आई होप आपको आयरन डोम भी और आयरन बीम ये मुद्दा भी समझ आ गया होगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं हमारे सृजन इनिशिएटिव के बारे में, जहां पर ना अगले साल के लिए तैयारी करने के लिए आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, ताकि आप अपने अगले साल के अटेम्प्ट को बहुत अच्छे से दे पाओ। देखो यहाँ पर सृजन इनिशिएटिव पता किस तरह से मदद करता है कि यहाँ पर आपको प्रीलिम्स और मेंस इन दोनों की टेस्ट सीरीज तो मिलती ही मिलती है, प्लस एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम, आपको इसका आप पार्ट बन जाते हो। क्योंकि देखो बहुत बार कई बार समस्याएं आती हैं, बहुत बार डिफिकल्टीज आती हैं, कई बार टेस्ट सीरीज में नंबर कम आते हैं, फिर हमें समझ नहीं आता कि कैसे आगे प्रोसीड करें। वहां पर रोल आता है एक मेंटर का। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम प्लस प्रीलिम्स और मेंस टेस्ट सीरीज आपको पूरी तरह से रेडी कर देगी, जिसके अंदर आपके एमसीक्यूज और मेंस प्रैक्टिस होगी, वीकली टेस्ट प्रैक्टिस होंगे, सेक्शनल फुल एंड टेस्ट होंगे एंड साथ साथ पर्सनल मेंटरशिप होगी, राइट। इसका जो लिंक होगा नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाके आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा, प्लस एट द सेम टाइम आप इसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप इसमें एनरोल कर सकते हैं।
दूसरे मुद्दे पे आते हैं। दूसरा मुद्दा है उत्तर प्रदेश मदरसा लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल। देखो दरअसल में है क्या ना कि एक ना यूपी सरकार के द्वारा 2004 में एक एक्ट पास किया गया था, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004। ठीक है, अब ये जो मुद्दा था ये जाता है हाई कोर्ट के पास, और जो आपका यूपी हाई कोर्ट है, बेसिकली इलाहाबाद हाई कोर्ट है ना, वो यहाँ पर बोलता है कि ये जो आपका एक्ट है ये अपने आप में गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है। क्यों बोला हाई कोर्ट ने ऐसा? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बोला कि ये सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल को वायलेट करता है। प्लस एट द सेम टाइम हाई कोर्ट ने ये भी बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर का एक डेफिनेटली इंपॉर्टेंट पार्ट है सेकुलरिज्म, उसके अगेंस्ट जा रहा था। हाई कोर्ट साथ में कुछ और टिप्पणी भी करी, जैसे फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट ने बोला कि मदरसा अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, जहां पर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो अपने आप में काफी खराब है, एजुकेशन का स्तर अच्छा नहीं है। ये सब चीजें हाई कोर्ट ने यहाँ पे बताई। पर जब ये मुद्दा गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला कि हाई कोर्ट ने ना थोड़ी सी गड़बड़ कर दी अपनी जजमेंट के अंदर। किस तरह से? हाई कोर्ट ने ये बोला, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो मदरसा एक्ट है वहां पर हाई कोर्ट सिर्फ और सिर्फ देख रहा था आर्टिकल 21A को। राइट टू एजुकेशन डेफिनेटली पॉइंट है, पर राइट टू एजुकेशन के साथ साथ हमें और चीजें भी देखनी होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 बात करता है राइट ऑफ रिलीजियस मिनॉरिटी। कोई भी रिलीजियस मिनॉरिटी को यहाँ पे राइट देता है ताकि वो एस्टेब्लिश कर पाए अपने रिलीजियस और सेकुलर एजुकेशन को यहाँ पे इम्पार्ट कर पाए। राइट, और ये जो बात रही कि आप अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दे पा रहे, इसके लिए आप गाइडलाइंस दे सकते हो। राइट, कहीं ना कहीं जो मदरसे हैं उनका काम क्या है? उनका काम भी यही है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देना, बट मेजर फोकस क्या है? उनका एजुकेशन देना। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि यूपी के द्वारा ये जो मदरसा लॉ लाया गया था 2004 के अंदर, ये अपने आप में पूरी तरह से संवैधानिक है। बल्कि पूरी तरह से नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पर एक ऐसी चीज थी जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सही नहीं है। वो पता क्या थी? वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये जो आपका मदरसे है ना, ये भी आपकी हायर डिग्रीज देने लग गए हैं, वो अपने आप में गलत है। जैसे फॉर एग्जांपल जो हायर डिग्रीज अवार्ड करने का जो प्रावधान है ना, वो कहीं ना कहीं कैसे होता है? वो आपका यूजीसी के अंतर्गत होता है, यूजीसी एक्ट 1956 है। तो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा था ना, इसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अनलॉफुल बोल दिया। पर इसके अलावा बाकी जो पार्ट था उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन 2004 का, वो पूरा को पूरा बाकी इसके अलावा आपका संविधानिक है। ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ा जजमेंट यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आपका बेसिक स्ट्रक्चर वायोलेट नहीं हो रहा, कोई सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल वायोलेट नहीं हो रहा, ऐसा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना था। प्लस एट द सेम टाइम हम राइट टू एजुकेशन को देखते देखते उसको आपका जो आर्टिकल 30 है उसके साथ में मिलकर देखना चाहिए, ऐसा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना था। अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्शन क्वेश्चन के रिगार्डिंग ना एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुद्दा हमें डिस्कस करना है। देखो आप लोग ना नेशनल पार्टीज के बारे में जानते होंगे। जैसे हमारे देश में आज के समय आपको 6 नेशनल पार्टीज देखने को मिल जाएंगी। एक है आपकी आम आदमी पार्टी, एक है आपका नेशनल पीपल पार्टी, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। उसके साथ साथ आपका बहुजन समाज पार्टी एंड लास्टली आपको जो सीपीआईएम है, ये आपको 6 नेशनल पार्टीज देखने को मिल जाती हैं। देखो आप लोगों को ना इनका क्राइटेरिया नेशनल पार्टीज का डेफिनेटली पता ही होगा। अगर किसी पर्टिकुलर पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा चाहिए तो उनको इन तीनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। या तो वो 4 स्टेट्स के अंदर स्टेट पार्टी का दर्जा हो, या फिर जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ है वहां पर पार्टी ने कम से कम 2% ऑफ द टोटल सीट्स यहाँ पे जीती होनी चाहिए, और जो कैंडिडेट्स होने चाहिए वो कम से कम 3 स्टेट से जीते होने चाहिए। और जो तीसरी कंडीशन है वो ये होनी चाहिए कि आपका यहाँ पे एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स इन 4 और मोर स्टेट्स इन द लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस, ये चीज आपकी होनी चाहिए। ठीक है ना? और यहाँ पर इसके साथ साथ एक क्राइटेरिया ये भी है कि कम से कम 4 लोकसभा सीट्स भी यहाँ पे जीती होनी चाहिए। तो यानी कि क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया 3, इन तीनों क्राइटेरिया में से अगर कोई भी क्राइटेरिया फॉलो हो जाता है तो वहां पर क्या होगा? वहां पर उस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। जैसे आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो 4 स्टेट्स के अंदर स्टेट पार्टी बन चुकी थी, इसीलिए वहां पे आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया गया। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे बात पता क्या हमने समझनी है? हमने बात करनी है इलेक्शन सिंबल्स की। एक्चुअली ध्यान से समझना। अब आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा, जैसे अभी चुनाव आ भी रहे हैं, महाराष्ट्र में आ रहे हैं, झारखंड में आ रहे हैं, क्या आपने ये नोटिस किया कि वहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जब लड़ेगी तो कौन सी सिंबल से लड़ेगी? आप बोलोगे सर इसमें क्या डाउट है, हाथ के सिंबल से लड़ेगी। बीजेपी इसी सिंबल से लड़ेगी। आम आदमी पार्टी को लड़ना होगा तो वो झाड़ू के सिंबल से लड़ेगी। इसमें तो कोई डाउट की बात है ही नहीं। तो एक्चुअली पता क्या होता है, जो आपकी ना नेशनल पार्टीज हैं, इनके लिए ना जो सिंबल होते हैं वो पूरे देश के अंदर रिजर्व होते हैं। क्या मैंने कहा कि इनमें से इन 6 पार्टीज में से कोई भी पार्टी है, मान लो आपका एनपीपी, आप कोई भी पार्टी इन 6 में से ना, वो मणिपुर में लड़े, वो महाराष्ट्र में लड़े, वो केरला में लड़े, वो जम्मू कश्मीर में लड़े, उनका सिंबल यही रहने वाला है। समझ रहे हो कि यहाँ पे ये क्या है? ये रिजर्व सिंबल है इनके लिए।
ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी और पार्टीज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ स्टेट पार्टीज होती हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना समाजवादी पार्टी के बारे में, ठीक है, जो अखिलेश यादव की पार्टी है। ठीक है। अब ये समाजवादी पार्टी नेशनल पार्टी नहीं है, पर ये स्टेट पार्टी है। अब यूपी के अंदर अगर वो लड़ेंगे ना, तो भाई वो जो बाईसाइकिल वाला उनका चुनाव चिन्ह है ना, वो उसके ऊपर लड़ेंगे। बाईसाइकिल वाला चुनाव चिन्ह यूपी के अंदर कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, किसी और स्टेट के अंदर कर सकता है, पर यूपी के अंदर बाईसाइकिल किसके पास रहेगा? वो समाजवादी पार्टी के अंदर ही रहेगा। तो होता क्या है ना, स्टेट पार्टीज के पास विद इन दैट पर्टिकुलर स्टेट उनका सिंबल रिजर्व रहता है, नेशनल पार्टी का पूरे देश भर में रहता है। पर इसके अलावा भी तो बहुत सारी पार्टीज होती हैं। एक्चुअली में ना, इसके अलावा जो सिंबल्स होंगे वो होते हैं फ्री सिंबल्स। फ्री सिंबल्स का मतलब कोई भी बाकी और उसको इस्तेमाल कर सकता है। एक बड़ी सी लिस्ट होती है ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, उनमें से आप कोई भी सिंबल, अगर आपको कुछ लड़ना है ना, कल को मान लो मैं और आप कल को एक पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं, तो यहाँ पर ये फ्री सिंबल्स होंगे, इनमें से कोई भी चुनाव चिन्ह लेके हम उसके ऊपर लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। समझे? और ये जो पावर है किसके पास है? ये ईसीआई के पास है कि किसको यहाँ पे कौन सा सिंबल यहाँ पर अलॉट करना है। अभी यही मुद्दा यहाँ पर महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस में आया था, तो इस वजह से इलेक्शन सिंबल वाला मुद्दा न्यूज में आ चुका है। इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि हमारे पास एक इलेक्शन सिंबल ऑर्डर है, उसी के माध्यम से यहाँ पर जो इलेक्शन सिंबल्स है वो यहाँ पे अलॉट किए जाते हैं। इनका पर्पस क्या रहता है? पर्पस ये रहता है कि देखो, जो भी आपके पर्टिकुलर जो कैंडिडेट लड़ रहा होगा, वो उनकी जो पोलिटिकल पार्टी होगी, वो उसको सामने आसाम से पहचाना जा पाए। दरअसल में ना, जब इंडिया में इलेक्शन स्टार्ट हुए उस समय भारत में इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी, तो कहीं ना कहीं लोगों को देखना होता था कि कौन सी पार्टी को वोट डाल रहे हैं, तो चुनाव चिन्ह वहां से एक बहुत अच्छा एक आइडिया यहाँ पे निकल के आया। रिजर्व सिंबल और फ्री सिंबल का मैंने आपको मतलब यहाँ पे बता ही दिया है। ठीक है। इसके साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे कि जो भी आपकी नेशनल पार्टीज होती हैं वो तो पूरे देश भर के अंदर उनका एक्सक्लूसिव सिंबल होता है, स्टेट पोलिटिकल पार्टीज का स्टेट के अंदर होता है। इसके अलावा आपकी जितनी भी अनरिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पार्टीज होती हैं, वो यहाँ पर जो भी उनके पास फ्री सिंबल्स होंगे उनमें से कोई चूज कर सकते हो। कई बार ना, अगर मान लो मेरा मन करे, कल को कुछ भी रैंडम मेरा मन करे कि मुझे अपना मोबाइल फोन एक चिन्ह रखना है, अगर मान लो किसी और का मोबाइल नहीं है, तो क्या मैं अपना मोबाइल चिन्ह रख सकता हूं? बिल्कुल, आंसर इज यस। पर उसके लिए आपको ईसीआई से परमिशन लेनी पड़ती है। बस ध्यान ये रखना है, आप कोई भी चीज को अपना चुनाव चिन्ह बना सकते हो, पर वो जो चिन्ह रखोगे, आप जो आप सिंबल रखोगे, वो किसी के भी धार्मिक सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मान लो कुछ ना कुछ डिस्प्यूट आ गया, तो उस केस में जो पावर होती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ही होती है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की। पास्ट में हमारे पास कुछ केसेस भी आए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक केस आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, सादिक अली वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर पता क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि दो पार्टियों में टूट हो जाती है, राइट? जैसे आपका महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारी पार्टीज में टूट देखने को मिली। जब इस तरह से पार्टियों में टूट हो जाती है ना, उस समय वहां पे देखा जाता है कि ओरिजिनल पार्टी कौन सी है, पार्टी का संविधान देखा जाता है, पार्टी के ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स देखे जाते हैं, फिर देखा जाता है कौन सा ऐसा धड़ा है जो एक्चुअल में पार्टी के ऑब्जेक्टिव्स या कॉन्स्टिट्यूशन में मानता है। प्लस एट द सेम टाइम मेजोरिटी भी देखी जाती है कि पार्टी का सेंट्रल स्ट्रक्चर किस पर्टिकुलर धड़े या फैक्शन के पास है, एंड अकॉर्डिंगली फिर सिंबल उसको यहाँ पे एलोकेट किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको पता होने चाहिए थे विद रिगार्ड्स टू इलेक्शन सिंबल्स। इसी के साथ एक मिलता जुलता मुद्दा और है। वहां पर मुद्दा पता क्या है? दरअसल में 14 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के ऊपर ना बायपोल्स होने थे। ये होने थे आपके 13 नवंबर को, पर यहाँ पे 13 नवंबर को टाल दिया गया है, एंड अब ये इलेक्शन होंगे 20 नवंबर को। आप पूछेंगे क्यों एक हफ्ता क्यों डिले कर दिया गया? देखो, यहाँ पर जो कारण बताया जा रहा है वो ये है कि कुछ एक पर्व है उस समय के ऊपर, जैसे पंजाब में एक बायपोल होना था, वहां पर श्री गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस है। इसी तरह से कुछ एक एरियाज के अंदर कुछ और इस तरह से कुछ पर्व मनाए जा रहे हैं। इस वजह से 13 नवंबर की जगह आगे 20 नवंबर को ये इलेक्शंस होंगे। अब आपके दिमाग में आ गया ये बायपोल क्या होते हैं? देखो, एक्चुअल में पता क्या होता है कि मान लो लेट्स से कोई पर्टिकुलर पर्सन था, वो पहले एमएलए था, ठीक है, फिर बाद में उसने एमपी का चुनाव लड़ा, और वो एमपी का चुनाव जीत गया। अब एमपी का चुनाव जीत गया तो एमएलए की सीट तो खाली होगी ना। तो इस तरह से जो वेकेंट सीट्स होती हैं वहां पे फिल किया जा सकता है। ये वेकेंट सीट आपकी इलेक्शन की वजह से भी हो सकती है, किसी की पर्सन की डेथ की वजह से, रेजिग्नेशन की वजह से, डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, या और किसी कारण की वजह से भी जो अगर सीट खाली होती है तो वहां पर चुनाव कराए जाते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? अगर मान लो समय सीमा 1 साल से कम रह चुकी है, मान लो कि एमएलए का चुनाव दोबारा होना ही है 1 साल के बाद या उससे कम समय के अंदर, तो 1 साल से अगर कम होता है तो वहां पर बायपोल्स करवाना मैंडेटरी नहीं होता। पर अगर मान लो 1 साल से ज्यादा होता है, उस केस में क्या होगा, यानी कि जब भी 6 महीने, जब भी वो खाली होगी ना सीट, तो 6 महीने के अंदर वहां पे चुनाव करवाने पड़ेंगे। बट कंडीशन यही होनी चाहिए कि रिमेनिंग टर्म, बाकी की बची हुई जो टर्म होनी चाहिए, वो कम से कम 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए। अगर 1 साल से कम है, फिर वहां पे चुनाव नहीं होगा।
अब कई बार ऐसा भी होता है कि बायपोल्स की वजह से ना किसी रूलिंग गवर्नमेंट का यहाँ पे मेजोरिटी स्टेटस खत्म भी हो सकता है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ, अगर मान लो जैसे यूपी के अंदर मान लो जैसे 403 सीटों के ऊपर चुनाव होता है, मान लो पहले ऐसा कुछ था कि जो जीतने वाली पार्टी थी पहले उसके पास 210 सीट थी, और जो हारने वाली पार्टी थी उसके पास 193 सीट्स थी। अब हो सकता है कि इनमें से कुछ 30 सीटें वेकेंट हो जाती हैं, किसी की डेथ हो जाती है। उस केस में ऐसा हो सकता है कि जो 30 नए लोगों के लिए चुनाव कराया जाएगा, वहां पर हो सकता है कि इस नई पार्टी को, मतलब जो ये 193 वाली पार्टी थी, इसको बहुमत मिल जाए, है ना। तो कई बार सरकारें गिर भी सकती हैं बाईपोल्स की वजह से। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। बाकी देखो, जो ईसीआई की बात करते हैं, हमें तो इसके बारे में पता ही है कि एक संवैधानिक बॉडी है, आर्टिकल 324 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। आपके जो पार्लियामेंट के चुनाव हो गया, आपके स्टेट लेजिस्लेचर के चुनाव हो गया, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव करवाना इसी की जिम्मेदारी रहती है। ध्यान ये रखना है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत के जो चुनाव होते हैं ना, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाए जाते हैं, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। आज के समय आपको एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ 2 एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर्स देखने को मिल जाएंगे। ये कितना नंबर होना चाहिए, ये दरअसल में प्रेसिडेंट जी के द्वारा डिटर्मिन किया जाता है। जब यहाँ पे ईसीआई बना था उस समय एक ही मेंबर था, बट अकॉर्डिंगली समय के साथ इसको एक्सपेंड किया गया, एंड आज के समय 3 मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ईसीआई के फंक्शंस की बात करें तो डेफिनेटली प्रेसिडेंट और गवर्नर को एडवाइस करता है। मान लो किसी का डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल करप्ट प्रैक्टिस के रिगार्डिंग, तो एडवाइस देने का काम ईसीआई का रहता है। साथ ही साथ किसी को डिस्क्वालीफाई करना हो गया तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल भी है डेफिनेटली। प्लस एट द सेम टाइम इलेक्शन सिंबल किसको देना है, पार्टी को रिकॉग्निशन हो गया, इसके जो डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं वो ईसीआई ही रिजॉल्व करता है। लास्टली इससे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स करना, इलेक्शंस कब होंगे, ये सारे काम भी आपका ईसीआई ही देखता है। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज आईसीएमआर फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज इनिशिएटिव टू टैकल हेल्थ इश्यूज। देखो, जब आप कई बार जैसे पढ़ाई करते हो ना, तो ऐसा लगता है कि कई बार ना आपकी पढ़ाई धीरे 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 करके हो रही है। इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल चेंज। इंक्रीमेंटल मतलब धीरे धीरे करके आपका ना ऊपर आपका ग्राफ बढ़ रहा है। पर कई बार आपका होता है कि ग्राफ ऐसे अचानक से एक दिन में बढ़ जाए, आप एक दिन में 12 15 50 घंटे पढ़ लो, उस केस में आपका ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर बढ़ेगा। इसको बोलते हैं मतलब एक रैपिड चेंज, या फिर ना कि रेवोल्यूशनरी चेंज, ऐसा कुछ मतलब है ना। तो ये 2 वर्ड्स का फर्क आपको पता होना चाहिए। एक होता है कि एक मतलब कि पूरा अचानक से ही पूरा बदलाव हो गया बहुत कम समय के अंदर, उसको बोलते हैं रेवोल्यूशनरी चेंज। और समय समय के धीरे धीरे करके बदलाव हुआ, दैट इज इंक्रीमेंटल चेंज। अब आईसीएमआर के सामने ना, मतलब आईसीएमआर ने एक चैलेंज लिया है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज। यहां पर पता क्या होगा, कुछ मान लो कुछ बहुत ही तगड़ा कुछ इनोवेशन लेकर आए, इसके लिए ना यहाँ पर हम इंडियन साइंटिस्ट को इंकरेज करना चाहते हैं। ऐसा फैसला या ऐसा कोई इनोवेशन करो जो दुनिया में कभी ना किसी ने सोचा, ना कभी ने किसी देखा, कुछ ऐसा हटके कुछ यहाँ पे हम चाहते हैं कि कुछ इनोवेशन होना चाहिए। तो ये जो इनोवेशन होगा ना, इसको बोला गया है क्या, इसको बोला गया है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। क्योंकि देखो यार, जब आप अचानक कुछ रैपिडली कुछ बहुत ही रेवोल्यूशनरी करना चाहते हो सकता है आप उसमें सक्सेसफुल हो जाओ, हो सकता है आपको इनसक्सेसफुल रहो, है ना। रिस्क बहुत ज्यादा है, पर अगर सही रिस्क चला गया ना, तो बहुत ज्यादा अच्छा खासा रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो आईसीएमआर की कोशिश यहाँ पे यही है कि कुछ बहुत ही नए, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ फ्यूचरिस्टिक अच्छा ऐसा जनरेट करते हैं, कुछ बढ़िया सा मजा लेके आते हैं। ये आईसीएमआर का फोकस है। और इसके लिए क्या करना होगा, अपने साइंटिस्ट को देना होगा पैसा, ताकि वो यहाँ पे जो अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज हैं वो लेकर आ पाए, ताकि कुछ दुनिया में ऐसा पहला कभी किसी ने किया ही ना हो। दैट इज व्हाट वी आर फोकसिंग। हम यहाँ पर ना इंक्रीमेंटल नॉलेज या प्रोसेस इनोवेशन की बात ही नहीं कर रहे, उसकी बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रेवोल्यूशनरी चेंज की। तो ये जो प्रपोजल होगा, ये एक इंडिविजुअल भी लेकर आ सकता है, कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट भी लेकर आ सकते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से भी वो लोग हो सकते हैं। ताकि हम बस ये चाहते हैं कि हम उनको फंड दें, वो कुछ ऐसी जनरेशन लेकर आए नॉलेज की, जिसके माध्यम से ना आने वाले फ्यूचर का पूरा बदलाव ही हो जाए, चाहे वैक्सीन के माध्यम से हो गया, डायग्नोस्टिक्स हो गया। दिस इज द फोकस ऑफ आईसीएमआर फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज, ताकि हम हेल्थ इश्यूज को यहाँ पे टैकल कर पाए। अब आईसीएमआर की जब मैं बात करता हूँ तो ध्यान में ये रखना है कि ये आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। इसको जो फंड मिलता है डेफिनेट सरकार की तरफ से मिलता है। इसको ना पहले बनाया गया था एज IRFA, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, 1911 के अंदर इसको बनाया गया था। फिर बाद में इसको रीडेजिग्नेट किया गया एज आईसीएमआर इन 1949। जो भी बायोमेडिकल रिसर्च का प्रमोशन करना हो गया, कोऑर्डिनेशन करना हो गया, वो सारा आईसीएमआर का ही काम रहता है। इसको प्रिसाइड किया जाता है, जो उसकी गवर्निंग बॉडी है काउंसिल की, उसको हेड करते हैं हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। एंड लास्टली जो भी आपके क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह होते हैं, वो यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल जिसको आईसीएमआर ने ही एस्टेब्लिश किया था, वो यहाँ पर आपका सारे क्लिनिकल ट्रायल्स को यहाँ पे देखता है, राइट। लास्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज विद रिगार्ड्स टू इंडिया अल्जीरिया साइन पैक्ट टू बूस्ट डिफेंस कॉपरेशन। भारत और अल्जीरिया के बीच में एमओयू यहाँ पे साइन हुआ है, जिसके माध्यम से डिफेंस कॉपरेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ने जा रही है।
दोस्तों दरअसल में ना अल्जीरिया के अंदर हमारा पहले से डिफेंस विंग था, हम उसको यहाँ पर री एस्टेब्लिश कर रहे हैं ताकि दोनों देशों के बीच में जो डिफेंस डिप्लोमेसी है वो बढ़ पाए। अब अल्जीरिया की अगर आप लोकेशन देखोगे ना, तो ये रहा आपका मेडिटेरियन सी और ये रहा आपका अटलांटिक ओशियन, है ना। तो अल्जीरिया अपना जो बॉर्डर टच करता है ना, मेडिटेरियन सी के साथ टच करता है। अब आप लोगों को ना यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन बतानी है। ये यहाँ से ना, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ, ये एक स्टेट का नाम आप मुझे बताओगे जो मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्ट करता है। बेसिकली आपके स्पेन को, आपका जो नॉर्थ वेस्टर्न आपका अफ्रीका है, उसके साथ कनेक्ट करने वाले स्टेट का आप डेफिनेटली मुझे नाम नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। तो भारत और अल्जीरिया के माध्यम से जो एमओयू साइन हुआ है, इसके माध्यम से एक्सपर्टीज आपका बढ़ेगा, प्लस इंडिया का जो फोकस था मेक इन इंडिया का एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, हम दुनिया को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने मिलिट्री एक्सपीरियंस, अपने मिलिट्री एक्सपर्टीज को, राइट, दैट इज द फोकस। प्लस एट द सेम टाइम भारत जो अपने आप को विश्व बंधु कहता है, बंधु मतलब होता है दोस्त, एक भाई, तो एक तरह से हम दुनिया के रिलायबल ग्लोबल पार्टनर यहाँ पे बनने की कोशिश कर रहे हैं। एंड हम चाहते हैं कि हम दुनिया भर में कोई भी मुद्दा हो, कोई भी मसला हो, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, उसको पीसफुल ढंग से रिजॉल्व कर पाए। उसके रिगार्डिंग भी हमारा ये जो एमओयू है डेफिनेटली उसी के साथ यहाँ पे होल्ड करता है, राइट। अब आ जाते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। यहाँ पर ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 विच इज रिगार्डिंग जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। दूसरा है आपका माइक्रो आरएनए की रिगार्डिंग, ठीक है, आसान क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है। एंड लास्टली जो तीसरा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 जिसका मुझे आप आंसर बताओगे, दैट इज विद रिगार्ड्स टू इंडियन वाइल्ड लाइफ। इसके अलावा पिछले दिनों के अंदर जो मैंने आपको होमवर्क दिया था ना, उसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली में मैंने आपके शेड्यूल्स के बारे में पूछा था। देखो आप लोग ना शेड्यूल्स के बारे में जानते होंगे। दरअसल में जब संविधान लाया गया था उस समय 8 शेड्यूल्स थे, पर आज के समय आपको 12 शेड्यूल देखने को मिल जाते हैं। इनको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल 1 है ना, वो बात करता है किसकी, वो टेरिटरीज की बात करता है, ठीक है। शेड्यूल 2 बात करता है आपके मॉन्यूमेंट्स के बारे में, आपका अलाउंसेस प्रिविलेज के बारे में। उसी तरह से शेड्यूल 3 बात करता है आपके एफर्मेशंस एंड ओथ्स के बारे में, ठीक है ना। इनके आप नाम भी ध्यान रखते हो किस किस की ओथ है। एंड सेम आपका आपका ये भी ध्यान रखना है कि किस किस की यहाँ पे अलाउंसेस की यहाँ पे बात करी गई है। शेड्यूल 4 बात करता है किसकी, राज्यसभा की। शेड्यूल 5 यहाँ पे बात करता है किसकी, आपके जो शेड्यूल्ड एरियाज होता है। शेड्यूल 6 बात करता है यहाँ पे जो अदर शेड्यूल्ड एरिया होते हैं। शेड्यूल 7 यहाँ पे बात करता है आपकी जो फेडरल लिस्ट होती है, जिसमें आपको यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंट्री लिस्ट देखने को मिल जाएगी। उसी तरह से शेड्यूल 8 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा विद रिगार्ड्स टू 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। शेड्यूल 9 आपको देखने को मिल जाता है जिसको अपने जवाहरलाल नेहरू जी लेकर आए थे लैंड रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग। आपका शेड्यूल 10 देखने को मिल जाएगा डिफेक्शन के बारे में, एंटी डिफेक्शन लॉ। शेड्यूल 11 आपको पंचायत के बारे में। एंड लास्टली शेड्यूल 12 आपको म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में। एक्चुअल में ना इसको याद करने का सिंपल तरीका पता क्या है, ये रहा आपका, ये रहा टीयर्स, राइट, ये रहा ऑफ, राइट, ये है आपका ओल्ड एंड पीएम। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम के साथ आप 12 के 12 शेड्यूल्स को याद रख सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी रखा भी होगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए क्योंकि मल्टीपल टाइम शेड्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया है। एक और मैंने आपको होमवर्क दिया था विद रिगार्ड्स टू एयर क्वालिटी इंडेक्स। देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स जब मैंने आपको पढ़ाया था ना, मैंने आपको बोला था कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम यहाँ पर नहीं देखते हैं इस चीज के अंदर। एंड अगर आपको वो भी क्लैरिटी होती ना कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं इंक्लूड होता, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाता, राइट। एक्चुअल में हमने पढ़ा था एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर 8 कोऑर्डिनेट्स, पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड लास्ट में लेड और अमोनिया, ठीक है। तो ये बातें अगर आपको पता होती तो बहुत आराम से आप इस क्वेश्चन को कर ले जाते। बात करें दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स की, तो 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसके अलावा मैंने आपको जो होमवर्क दिया था, एक था सीबीडी के बारे में। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये एक बाइंडिंग ट्रीटी है, इसीलिए पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। एशियन एलिफेंट का आईयूसीएन स्टेटस हमने डिस्कस किया था, दैट वाज एंडेंजर्ड, तो ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है। बाकी देखो 10 शेड्यूल अभी तो बताया, ये एंटी डिफेक्शन लॉ की बात हो रही है, और 8 शेड्यूल के अंदर आपको 22 लैंग्वेजेस की बात होती है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। इस तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।